हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई होप आपकी क्लासेस अच्छी चल रही होगी। आप निरंतर एजुकेशन एक्सप्रेस के साथ बने हुए हैं, डेली क्लासेस आप देख रहे हैं और शनिवार रविवार को हम जो भी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस करते हैं, मंडे टू फ्राइडे जो भी हमारी क्लासेस हो रही हैं उसको आप शनिवार और रविवार, शनिवार हमने ऑफ दिया है और रविवार जो है वो ऑफिशियली ऑफ होता ही है। तो उस हिसाब से हम देखें तो 2 दिन आपके पास पूरा समय होता है। आपने मंडे टू फ्राइडे जो कुछ भी पढ़ा है आप उसको रिवीजन के तौर पर यूज़ में लें और मंडे को यदि कोई क्वेरीज़ हो, कोई डाउट हो, किसी भी टॉपिक में कोई आपको ऐसा लगता हो कि सर ये समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें भी नेक्स्ट जैसे आज हम पढ़ रहे हैं और आपने उसको वापस रिवीजन किया, शाम को इवनिंग में बैठकर आप रिवीजन कर रहे हैं और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उस कमेंट को भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक चल रहा होता है। कोई टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं, जैसे अपन ने ओरिजिन ऑफ द अर्थ शुरू किया और लास्ट क्लास में हमने कुछ उसके बारे में कुछ प्रिंसिपल्स को देखा, कुछ सिद्धांत को देखा, कुछ नियम देखे कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी या सौरमंडल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ठीक है ना। तो एक टॉपिक कंटिन्यूसली चल रहा है, तो उस टॉपिक में यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, ताकि वो नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वेरी या डाउट को ले सकें, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट वाला जो सेशन था अपना, लास्ट क्लास जो थी, उस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 4 प्रकार के प्रमुख रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति संबंध या सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित 4 प्रकार के नियम थे। पहला हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें देखा था हमने कि किस प्रकार से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ये अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने उसमें पढ़ा था अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में पढ़ा था कि किस प्रकार से केंद्र से वस्तु के बाहरी भाग में अपकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है। ये सब होता है मोशन से। किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में जब मोशन होना प्रारंभ हो जाता है, उसमें गति होना प्रारंभ हो जाती है, तो उसका केंद्रीय भाग जो होता है, केंद्रीय भाग से एक बल लगता है और परिधि की ओर बल लगता है। यानी कि कोई वस्तु यदि इस प्रकार से सर्कुलेशन मोशन में है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये उस वस्तु का केंद्र है, वस्तु का केंद्र है और इस केंद्र से वो वस्तु घुमाई जाती है और वो इस तरह से सराउंड में तो ये जो भाग है ये कहलाता है परिधि। क्या कहलाती है? परिधि। तो परिधि पे जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र पर, केंद्र से परिधि की ओर जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं केंद्र अपसारी बल, ठीक है। जो केंद्र से कहाँ लग रहा है? परिधि की ओर, है ना। इसको एक नाम और देते हैं अपकेंद्री बल, जो हमने पढ़ा है अपकेंद्री बल, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। इसके अलावा तीसरा हमने पढ़ा था जड़ तत्व का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिया। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी वस्तु जो होती है, यदि उसको बाहरी क्षेत्र से, ठीक है, कोई फोर्स अप्लाई हो जाता है और वो गतिमान हो जाती है, तो निश्चित तौर पर उस पदार्थ में गति सेम रहती है और जिस पथ पर वो चलती है सदैव उसी पथ का वो अनुसरण करती है। ये हमने पढ़ा था जड़ तत्व के नियम में। और चौथा हमने पढ़ा था कोणीय संवेग, यानी एंगुलर मोमेंटम की हमने बात की थी। ये ध्यान रखिए, एंगुलर मोमेंटम की जब हमने चर्चा की थी तो एंगुलर मोमेंटम अब आने वाली जितनी भी हाइपोथेसिस है, अपनी जितनी भी परिकल्पना होगी, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान रखना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। संवेग क्या था? संवेग ये था कि जब किसी पिंड में या किसी ग्रह में या किसी वस्तु में जब
गतिमान हो जाती है वो वस्तु, कोई पिंड जब गतिमान हो जाता है तो अपने एक्सिस पर वो रोटेशन करने लग जाता है, अपने एक्सिस पे घूमने लगता है। तो उस घूमने के परिणाम स्वरूप वो जिस मोमेंट को धारण करता है या जिस एंगल पर उसका झुकाव हो जाता है, ठीक है, जिस एंगल पर झुककर वह घूर्णन करने लग जाता है, वो कहलाता है उसका एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम 3 बातों पर वेरीफाई होता है, 3 बातों पर हम उसको जान सकते हैं। जैसे किसी वस्तु का मास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ का क्या है, मास है, प्लस हमारी अर्थ की क्या है, वेलोसिटी है, और प्लस हमारी अर्थ का क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंट होता है वो एंगुलर मोमेंट कैसे निकल आता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, यानी कि उस वस्तु की जो रेडियस होगी गुणा उसका मास गुना और उसकी वेलोसिटी यानी उसकी गति, इन तीनों के आधार पर हम उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। इट इज़ क्लियर हो गया होगा, चारों पॉइंट हमने क्लियर कर दिए। अब इस सेशन में, इस क्लास में हम थ्योरीज की या हाइपोथेसिस की चर्चा करेंगे। देखिए हाइपोथेसिस और थ्योरी दोनों में अंतर है। देखिए एक होता है हाइपोथेसिस, जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं परिकल्पना। परिकल्पना या इसको एक नाम देते हैं अजप्शन, यानी कोई हम मानते हैं, है ना, कि ऐसा, यूँ कहते हैं ना कि मान लिया जाए, है ना, सोच लिया जाए, कल्पना की जाए, तो अजप्शन करते हैं कि हमने ये माना है, तो वो कहलाती है हाइपोथेसिस। वो क्या कहलाती है, हाइपोथेसिस। और थ्योरी का मतलब क्या होता है, थ्योरी का मतलब ये होता है, जैसे हम कहते हैं कि न्यूटन का लॉ ऑफ न्यूटन, हम ये कहते हैं कि न्यूटन का गति का नियम, तो थ्योरी अप्लाई हो जाती है, यानी ये बात बिल्कुल सत्य सिद्ध हो रही है, 100% सिद्ध है, वो तो थ्योरी लग जाती है, ठीक है। जबकि हाइपोथेसिस क्या होती है, परिकल्पना होती है, हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसी घटना होने के पीछे ऐसा सिद्धांत काम कर रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगी आपकी परिकल्पना, वो क्या हो जाएगी आपकी हाइपोथेसिस। क्लियर हो गया। तो हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में कि कौन कौन सी हाइपोथेसिस है सौरमंडल के निर्माण के लिए या पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए। देखिए सौरमंडल के निर्माण की बात कर लें या पृथ्वी की उत्पत्ति की बात कर लें, बात एक ही है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो सौरमंडल से संबंधित ही है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, ग्रह, और सौरमंडल में जितने भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उनका निर्माण भी उसी समय हुआ है, ठीक है। तो बात एक ही है, सौरमंडल की उत्पत्ति मान लीजिए, या फिर हम पृथ्वी की उत्पत्ति भी इसको कह सकते हैं। क्लियर। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो आपको ये समझ में आ गया, तो हम हाइपोथेसिस लिखेंगे, हर जगह हम हाइपोथेसिस की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम हाइपोथेसिस का नाम लिखने से पहले हम ये बता देते हैं आपको कि जो भी हाइपोथेसिस की हम बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो या हाई लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम्स हो, या नेट का JRF हो, सेलेक्ट हो, सेट हो, है ना, इन जैसे एग्ज़ामों में जिस पर सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस पर सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी लेवल पर, विशेषकर यूनिवर्सिटी लेवल पर जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस पर अक्सर प्रश्न आए हुए हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, MDS यूनिवर्सिटी हो, उदयपुर यूनिवर्सिटी हो, जोधपुर यूनिवर्सिटी हो, बीकानेर यूनिवर्सिटी हो, जिन पर प्रश्न पूछे आ चुके हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो हाइपोथेसिस की हम बात कर रहे हैं, परिकल्पना की बात कर रहे हैं, ये हाइपोथेसिस 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, 2 प्रकार की परिकल्पना। टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, 2 प्रकार की हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। देखिए नंबर 1 की हम बात करें तो नंबर 1 जो हाइपोथेसिस होती है उसको बोलते हैं
मोनिस्टिक हाइपोथेसिस। कौन सी होती है? मोनिस्टिक हाइपोथेसिस, या इसको हिंदी में कहते हैं अद्वैतवादी परिकल्पना। मोनिस्टिक हाइपोथेसिस या अद्वैतवादी परिकल्पना। क्लियर? मोनिस्टिक हाइपोथेसिस या अद्वैतवादी परिकल्पना, इसको हम हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब अद्वैतवादी का मतलब होता है, या मोनिस्टिक का मतलब, देखिए आप मोनिस्टिक तो समझ ली, आप हिंदी को बाद में समझना। देखिए मोनिस्टिक, ठीक है, मोनिस्टिक या मोनोस्टिक है ना। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। हम कहते हैं ना कि मोनो डांस होने वाला है, यानी एक व्यक्ति डांस करने वाला है, ठीक है। या मोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? एक। यहाँ संबंध किसका है? एक से संबंध है। क्लियर हो गया? मोनिस्टिक में क्या हो गया? एक से संबंधित होता है, ये केवल एक पार्ट का ही बात करता है। तो ऐसी परिकल्पनाएं, ठीक है, या ऐसी हाइपोथेसिस जिसमें सौरमंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो किसी एक पदार्थ से मानी जाती है, किसी एक तारे से या किसी एक निहारिका से मानी जाती है, ऐसी हाइपोथेसिस क्या कहलाती है? मोनिस्टिक हाइपोथेसिस या अद्वैतवादी परिकल्पना कहलाती है। क्लियर हो गया? तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। लिखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फिर आप भूल जाएंगे उस चीज़ को, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप। पृथ्वी व सौरमंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी व सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए उत्पत्ति के लिए किसी एक तारे, किसी एक तारे या एक निहारिका, एक तारे या एक निहारिका को प्रधान माना जाता है, को प्रधान माना जाता है। क्लियर? यानी पृथ्वी व सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए किसी एक तारे को या एक निहारिका को प्रधान माना जाता है। कोई वन स्टार है ना, इसका एक का मतलब क्या हो गया? वन स्टार, कोई एक तारा हो सकता है। क्लियर? और एक निहारिका मतलब वन नेबुला, वन नेबुला। निहारिका को क्या बोलते हैं? नेबुला। ठीक है, क्लियर हो गया? निहारिका को नेबुला। तो जिसमें पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए किसी एक तारे या किसी एक निहारिका को प्रधान माना जाता है, इसका मतलब वो हाइपोथेसिस कौन सी होती है? वो हाइपोथेसिस होती है दोस्तों मोनिस्टिक हाइपोथेसिस। कौन सी होती है? वापिस बोल लीजिए, मोनिस्टिक हाइपोथेसिस, है ना। ओके, तो मोनिस्टिक हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, अब आप समझ रहे होंगे अद्वैतवादी यानी जिसमें केवल एक मत है, द्वैतवादी में दो मत, द्वैतवादी में दो पदार्थ दो मत हो सकते हैं, और अद्वैतवादी में केवल एक मत होता है। इसका निर्माण हो रहा है वो किसी एक तत्व से माना जाता है, एक पदार्थ से माना जाता है। क्लियर हो गया? तो पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए किसी एक तारे या एक निहारिका को प्रधान माना जाता है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? नो? चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है यानी कि मोनिस्टिक हाइपोथेसिस है, इसके लिए मोनिस्टिक हाइपोथेसिस के लिए कौन कौन से भूगोलवेत्ता हैं या वैज्ञानिक हैं, ठीक है, या गणित शास्त्री हैं जिन्होंने बात कही, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिख लीजिए आप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं विशेषकर जिन्होंने मोनिस्टिक हाइपोथेसिस को रखा या मोनिस्टिक हाइपोथेसिस की बात कही। ठीक है, तो इसके विचारक देखिए, नंबर 1 हम लिखते हैं, एक व्यक्ति है कास्ते दे बफन। एक व्यक्ति है, वैज्ञानिक के रूप में हम जान सकते हैं कास्ते दे बफन। ठीक है, कास्ते दे बफन ये पहले
विचारक है जिन्होंने मोनिस्टिक हाइपोथेसिस की बात की, जो कि मानते हैं कि सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक तारे या एक निहारिका से हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर 2 है कांत महोदय, इनकी हम बात करेंगे, एमैनुएल कांट है। ठीक है, कांत हो गए। नंबर 3 हो गया लाप्लास हो गया। कौन हो गया दोस्तों? लाप्लास हो गया। रोशे हो गए। कौन हो गए? रोशे। ठीक है, रोशे हो गए। ठीक है, लॉकियर हो गए। रोशे के बाद कौन हो गए? लॉकियर हो गए। ठीक है, और इसके बाद एक और है व्यक्ति, होयल। कौन है? होयल। कास्तेदेवफन, कांत हो गए, लाप्लास हो गए, रोशे हो गए, लोकियर हो गए और होयल हो गए। तो इन लोगों ने, ठीक है, इन विचारकों ने क्या माना? इन विचारकों ने माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति या सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई है उसके लिए एक तारा या एक निहारिका या एक नेबुला या वन स्टार जो है वो जिम्मेदार रहा होगा, उसी ने ही इनकी उत्पत्ति की होगी। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा। कौन कौन हो गए? कास्तेदेवफन हो गए। ठीक है, कास्तेदेवफन, कांत हो गए, क्लियर, लाप्लास हो गए, रोशे हो गए, लोकियर हो गए और होयल हो गए। इन्होंने माना कि मोनिस्टिक हाइपोथेसिस यानी कि एक तारा या एक निहारिका से पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है और उसी में पृथ्वी की उत्पत्ति भी शामिल मानी गई है। इज इट क्लियर? ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट मोनिस्टिक हाइपोथेसिस। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड हाइपोथेसिस। सेकंड हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। ठीक है, ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस, इसको बोलते हैं द्वैतवादी, इसको बोलते हैं द्वैतवादी परिकल्पना। इसको बोलते हैं द्वैतवादी परिकल्पना। क्लियर हो गया? लिख लीजिए आप। ठीक है, अब इसमें लिख लेते हैं हम कि ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस या द्वैतवादी परिकल्पना क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें लिख लेंगे पृथ्वी व सौरमंडल, पृथ्वी व सौरमंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी व सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए, उत्पत्ति के लिए दो तारों को जिम्मेदार माना गया है। यानी कि दो तारों के टकराने से, ठीक है, दो तारों के टकराने से, दो तारों के टकराने से सौरमंडल वे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया कि पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए दो तारों को जिम्मेदार माना गया है कि इन दो तारों के माध्यम से शायद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। क्लियर? अब देखिए इसके कौन कौन से समर्थक हैं जिन्होंने माना। यहाँ नंबर 1 हम बात कर लेते हैं, एक व्यक्ति है चैम्बरलिन और मोल्टन। चैम्बरलिन व मोल्टन, ठीक है, इन्होंने क्या माना कि शायद दो तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति या हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई होगी। क्लियर?
इसके अलावा जैम जीन्स, ये सेकंड नंबर आ जाएगा यहाँ पर। जैम जीन्स व जेफरे, जैम जीन्स और जेफरे, ठीक है, जेफरे, जैम जीन्स और जेफरे। चैम्बरलिन में मोल्टन, जैम जीन्स वे जेफरे। क्लियर हो गया। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं। और तीसरा व्यक्ति एक और है, रसेल। तीसरा व्यक्ति है रसेल। तो ये ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे ज्योग्राफर हैं, ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए 2 तारे रहे होंगे, या सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए 2 तारों का जिम्मेदार इन्होंने माना। जबकि मोनिस्टिक हाइपोथेसिस की बात करें तो मोनिस्टिक हाइपोथेसिस में क्या माना है कि पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए, पृथ्वी व सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए किसी एक तारा यानी 1 स्टार या 1 नेबुला, ठीक है, 1 नेबुला को जिम्मेदार माना। जबकि यहाँ ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस में क्या देखा कि पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए 2 तारों को, 2 स्टार थ्योरी है ना, इसको 2 स्टार थ्योरी भी कह सकते हैं, जहाँ 2 तारों को जिम्मेदार माना और 2 तारों के टकराने से, यानी इनमें क्या हुआ होगा, टकराट हुई होगी, कॉलिजन हुआ होगा, ठीक है, और उसके माध्यम से सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। ऐसे मानने वाले विद्वान कौन है? ऐसे मानने वाले विद्वान चैम्बरलिन और मोल्टन है, जैम जीन्स है, ठीक है, जैम जीन्स पे जेफरे, दोनों साथ साथ है, और एक व्यक्ति है रसेल। क्लियर हो गया। तो ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ये 2 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, 2 प्रकार की हाइपोथेसिस है। 2 प्रकार की हाइपोथेसिस को हमें पढ़ना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस होगी हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए आप लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना फिर हम चर्चा करते हैं हाइपोथेसिस की 1 बाय 1। एक क्लास में 1 या 2 जितनी भी हाइपोथेसिस होती है हम उसकी चर्चा करेंगे। चलिए, तो ध्यान रखना है दोस्तों, मोनिस्टिक हाइपोथेसिस, ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस क्लियर है। उससे पहले 4 नियम मैंने आपको बताए, क्लियर है। फर्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। नंबर 2, अपकेंद्री बल। ये तीनों चीज़ें सब आने वाली है ना, ये सब ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको पहले ही इसको अच्छे से बता दिया है। तीसरा, जड़ तत्व का नियम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिया। और नंबर 4 जो है वो कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम है। दैट इज क्लियर, ओके। और ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जैम जीन्स की जो सिद्धांत है, जैम जीन्स की जो हाइपोथेसिस है, ज्वारीय परिकल्पना है, उसको बताइए। तो आपको इसी तरह से बताना है। आपको बताना है, शुरुआत ऐसे करनी है कि 2 प्रकार की हाइपोथेसिस होती है और फिर 1 बाय 1 आप बता सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, यदि किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हो, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको लेके कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए, हम जिसको पढ़ने वाले हैं, जिस हाइपोथेसिस की हम चर्चा करने वाले हैं, उसका टॉपिक यानी सबसे ऊपर उसका नाम लिख लेंगे हम और समझ लेंगे उनको। इज इट क्लियर? ओके। देखिए, हिंदी में लिख लेते हैं पहले। कांत की वायवेव, कांत की वायव्य राशि परिकल्पना। क्लियर? कांत की, ठीक है, व्यक्ति का नाम अभी हम बात करेंगे। कांत की वायव्य राशि परिकल्पना,
इज इट क्लियर है? ओके दोस्तों, चलिए अब इंग्लिश में भी नाम देख लेते हैं। गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत लिख लीजिए, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, और हमने लिख लिया है कांत की वायवीय राशि परिकल्पना। इज इट क्लियर? ओके, देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि कहाँ के व्यक्ति हैं, कौन है ये, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए नंबर 1, इनका संबंध जर्मनी से है, तो जर्मनी के वैज्ञानिक कौन है? ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। नंबर 2, कब इन्होंने हाइपोथेसिस दी? सन 1755 में। सन 1755 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी, ठीक है। और जो कि थ्योरी इनकी थी वो किस पे आधारित थी? न्यूटन के गुरुत्व नियम के आधार पर, गुरुत्व नियम के आधार पर इनकी थ्योरी थी। इज इट क्लियर? तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, पहले आप इन 3 बात को लिखना है। यदि प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए, शुरुआत आपको ऐसे करनी है कि कांट की जो वायवीय राशि का नाम लिखने, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, क्लियर। और ये जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक या प्रसिद्ध दार्शनिक लिख सकते हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक, क्लियर। हाइपोथेसिस कब दी? 1755 में हाइपोथेसिस दी, और जो कि न्यूटन के गुरुत्व नियम पर आधारित थी। न्यूटन के गुरुत्व नियम पर, ठीक है, जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसके आधार पर कांट ने अपनी हाइपोथेसिस को रखा। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए लिखने से पूर्व हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है, कि इनकी हाइपोथेसिस क्या थी। क्लियर? ओके, देखिए इन्होंने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे अंतरिक्ष में इन्होंने एक गैसीय गोला माना, कि ठीक है, क्या माना इन्होंने? गैसीय गोला, गैसीय गोला। और इस गैसीय गोले को नाम दिया, और नाम क्या दिया इन्होंने? नेबुला। ये नाम दिया इन्होंने, क्या नाम दिया? नेबुला नाम इन्होंने दिया। और माना कि ये जो गैसीय गोला था ये ठंडा था। कैसा था? ठंडा। ये गैसीय गोला कैसा था? ठंडा था। इसमें जो कण थे वो कैसे थे? ठंडे थे, और साथ ही साथ कणों में गति, ये ठंडे भी थे और तथा गतिहीन कण थे, ऐसे लिख लीजिए, तथा गतिहीन कण। गतिहीन कण, यानी ये जो कण थे इनमें क्या थी? गति नहीं थी। ये जो कण आप देख रहे हैं ना, ये जो कण है, इन कणों में गति नहीं थी, और ये एक गैसीय गोला था। यहाँ तक बात इन्होंने ये कही कि गतिहीन कण थे, ठंडे थे, और ये गैसीय गोला था, इसको नाम दिया इन्होंने नेबुला। अब ये क्या कहते हैं, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि इन्होंने माना कि 2 कणों में, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह से अप्लाई हो रहा है। कल भी हमारी चर्चा हुई थी इसी टॉपिक पर, जब हमारी बात हुई थी इस पर, तो मैंने बताया था आपको कि
दो कण इस प्रकार से, मान लीजिए एक कण ये है, एक कण ये है, ठीक है, ये दोनों आसपास आ रहे हैं, या तो ये इसके पास जा रहा है या ये इसके पास जा रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। किसके कारण आ रहे हैं? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। किसके कारण आ रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ऐसा हो रहा है। जो हमने यहाँ बात कही कि कांत की जो हाइपोथेसिस है वो न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत के आधार पर है। क्लियर? अब इन्होंने कहा कि जैसे ही दो कणों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण दो कण जब आसपास पास में आ रहे थे, मतलब इन्होंने कहा कि इन दो कणों में क्या हुआ? कोलिजन हुआ। इन दो कणों में क्या हुआ? कोलिजन हुआ, मतलब टकरावट हुई है ना, टकराना। टकराना, कोलिजन मतलब टकराना या पास पास आना, कोलिजन हुआ। और कोलिजन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इनमें फ्रिक्शन हुआ। यानी कि फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं रगड़क, ठीक है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन या रगड़क या रगड़ हुई, और जिसके कारण इनमें क्या उत्पन्न होगी? हीट, यानी जिसके कारण इनमें क्या उत्पन्न हो गई? ऊष्मा। क्लियर हो गया? यहां तक बात आपको समझ में आ गई? देखिए फिर समझिए, कांत ने क्या कहा? इस ब्रह्मांड में एक गैसीय गोला था। इन्होंने कहा एक गैसीय गोला था। इस ब्रह्मांड में क्या था? एक गैसीय गोला था, जिसको नाम क्या दिया इन्होंने? नेबुला। जिसको नाम क्या दिया? एक इन्होंने नेबुला, कि गैसीय आवरण था जिसका नाम दिया इन्होंने नेबुला। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो नेबुला था, जो गैसीय गोला था, ये ठंडा था प्लस गतिहीन कण थे, यानी इन कणों में किसी प्रकार का कोई गति नहीं थी, है ना, समझिएगा आप। उसके बाद इन्होंने कहा कि कणों में तो गति नहीं थी, लेकिन कणों में क्या था? कणों के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स था, यानी कि इन कणों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। इनका कहना ये था, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एक कण, जैसे मान लेते हैं ये ए होगा, ये बी होगा, ठीक है, ए कण बी की तरफ आकर्षित हुआ या बी कण ए की तरफ आकर्षित हुआ, इन दोनों में से कोई ना कोई कण एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। इन्होंने इतनी बात कही। फिर कहा जैसे दोनों कण एक दूसरे के पास पास आए तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? कोलिजन हो गया। दोनों क्या कर गए? टकरा गए। देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा था? मोनिस्टिक हाइपोथेसिस। मोनिस्टिक हाइपोथेसिस का मतलब मैंने कहा था कि जिसके अंदर सौरमंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में केवल एक तारा हो सकता है या एक नेबुला हो सकता है, तो ये एक ही नेबुला है। क्लियर? इस नेबुला में ये क्या है? पदार्थ है ना, यहाँ लिख लीजिए, ये क्या है? पदार्थ है। इस नेबुला में ये क्या है? पदार्थ है, जिसको इन्होंने एक नाम दिया आद्य पदार्थ। आद्य पदार्थ है ना, कि क्लियर कर देता हूं, क्या कहा? आद्य पदार्थ, यानी कहा मेरी पीरियोडिकल मैटर, है ना, पीरियोडिकल मैटर, आद्य पदार्थ। कहाँ से आए, कैसे आए, नहीं पता, लेकिन ये इस पूरे अंतरिक्ष में एक गैस का गोला था। क्लियर? और ये पीरियोडिकल मैटर्स थे, आद्य पदार्थ थे, जो इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं मौजूद थे, एक गैस का एक गोला माना गया। इज इट क्लियर? फिर कहा कि दो पदार्थ जो हैं, इन दो पदार्थों में क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण हुआ शक्ति के माध्यम से, क्योंकि मैंने कहा कणों में क्या थी? गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। तो जब इन दो कणों में, इनके आसपास ये दो कण आसपास आए गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, तो इनमें क्या हो गया? कोलिजन हो गया। इनमें क्या हो गया? कोलिजन, यानी इनमें टकराव हुआ, टकराना हो गया। फिर क्या हुआ? टकराने से फ्रिक्शन हुआ। अब देखिए आप सोचेंगे सर फ्रिक्शन कैसे होगा? तो जब आप ऐसे करते हैं, अपनी हथेली को ऐसे करते हैं, तो फ्रिक्शन होता है, राइट? ये दो कोई वस्तु होती है, जब दो कोई वस्तु टकराती है तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन से क्या होता है? रगड़क होती है, और जैसे रगड़क होती है तो क्या होता है? हीट होती है। हीट यानी ऊष्मा जनरेट होती है। जनरली हम फॉर्म में यही बात करते हैं ना, कि अपनी हथेली को यदि आप इस तरह से आगे और पीछे रब करते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन, यानी रगड़क होती है, और रगड़क होने से क्या होता है? फिर ऊष्मा जनरेट होती है। इज इट क्लियर? यानी यहाँ पर इन्होंने क्या माना था? ये ठंडा है। ये क्या है? ठंडा है। अभी तक पहले क्या था? ठंडा। और कण कैसे थे? गतिहीन, कोई गति नहीं थी। इज इट क्लियर? यहाँ आते आते
इसमें ऊष्मा जनरेट हो गई, यानी कि इसमें हीटिंग जनरेट हो गई। और अब आप सोचिए, जब हीटिंग जनरेट होती है, जब हीटिंग बढ़ती है तो उसके कण जो होते हैं वो दूर दूर जाते हैं, कण दूर दूर जाते हैं। जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो उसको हम हीट देते हैं, और जैसे हीट देते हैं तो जो कण होते हैं वो धीरे धीरे दूर जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब पानी गर्म होता है तो पानी के कण जो होते हैं दूर दूर जाते हैं, कण दूर दूर जाते हैं, ये आपको पता है। और जब पानी ठंडा होता है, पानी जब ठंडा होगा तो कण पास पास आएंगे, कण पास पास रहते हैं। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी कांत ने क्या कहा कि जब फ्रिक्शन हुआ और हीटिंग हुई तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, इनमें ऊष्मा जनरेट जैसे होती है, ऊष्मा जनरेट होने से क्या हुआ कि ये जो कण थे वो कण दूर दूर हो गए। और दूर दूर होने से इन्होंने कहा जैसे ही दूर दूर होने से ये स्प्रेड हुआ, नेबुला क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, और इसमें गति होना प्रारंभ हो गई। यहां तक बात समझ में आएगी? तो इस मैटर को आप लिख लें, ठीक है। तो फर्स्ट आप लिखें, कांत ने एक गैसीय गोला माना जिसे इन्होंने नेबुला कहा, एक गैसीय गोला माना जिसे इन्होंने नेबुला कहा। और ये एक ठंडा व गतिहीन कणों वाला था, कणों वाला था। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें इसको हटाने के बाद लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं समझाता भी जा रहा हूँ और आपको लिखाता भी जा रहा हूँ, तो आप लिखते जाइए। जिसे ठंडा व गतिहीन माना। उसके पश्चात कांत ने कहा कि इन कणों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, इन कणों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये कण वापस पास आए, ये कण वापस पास आए। ठीक है। और इनमें कोलिजन यानी इनमें टक्कर हुई, ये कण जो थे ये टकरा गए, ठीक है, कण टकरा गए, ये कोलिजन हुआ, और जिसके कारण फ्रिक्शन हुआ, यानी रगड़क इनमें देखी गई। और फिर उसके बाद इनमें ऊष्मा जनरेट हो गई, और ऊष्मा जनरेट होते ही ये जो पदार्थ थे, ये जो कण थे, ये कण क्या हुए, धीरे धीरे मोशन में आना शुरू हो गए, यानी इनमें गति होना शुरू हो गई। और धीरे धीरे ये नेबुला जो था वो एक्सपेंड करता चला गया, यानी नेबुला जो था वो विस्तारित होता चला गया। लिख लीजिए, हीटिंग हुई, और हीटिंग होने के पश्चात इनमें सर्कुलर मोशन कैसा, ये जो तत्व थे ये इस तरह सर्कुलेट होने लग गए, ये इस तरह से ये सर्कुलेशन मोशन शुरू हो गया, ये सर्कुलेशन मोशन। और सर्कुलेशन मोशन जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, धीरे धीरे इनका मानना सर्कुलर मोशन जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और ये जो एक्सपेंड हो रहा था नेबुला, ये एक्सपेंड भी होता जा रहा था, नेबुला बढ़ता जा रहा था, और जो सर्कुलेशन मोशन था वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, इन्होंने ये कहा। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि देखिए, अब जैसे ही ये सर्कुलेशन मोशन तेज हो जाएगा, है ना, सर्कुलेशन मोशन तेज होगा, तो ऐसी स्थिति में अब देखिए, नंबर 1 सर्कुलेशन मोशन शुरू कैसे हुआ था, कोलिजन से, कोलिजन फ्रिक्शन हुआ, हीटिंग हुई। क्योंकि अब देखिए ये आए थे पास, ये कण पहले ठंडे थे, गतिहीन थे, इनमें कोई गति नहीं थी, लेकिन कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमारा पहला नियम लागू हो गया। उसके बाद जैसे ही गतिहीन कण जो थे इनमें मोशन हुआ, गति हुई,
तो रिजल्ट क्या मिला, कोलिजन हो गया। क्लियर, कोलिजन हुआ, कोलिजन से क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, और फ्रिक्शन से हीटिंग हुई, हीटिंग होने से क्या हुआ, इनमें धीरे धीरे सर्कुलेशन मोशन आ गया, यानी कि ये चारों ओर इस तरह से घूमने लग गए जिसे इस डायग्राम में बताया गया। क्लियर, और हमारी नेबुला जो थी वो एक्सपेंड होने लगी, हमारी नेबुला क्या होने लगी, एक्सपेंड, ये दूर मतलब जाती गई, इस तरह से एक्सपेंड होती गई। ठीक है, इस तरह से ये नेबुला एक्सपेंड होती गई। और अब देखिए दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति पहले लग चुकी है, यानी हमारा पहला नियम लग चुका है जो हमारी लास्ट क्लास में हमारी चर्चा हुई थी। अब दूसरी शक्ति कौन सी थी, अब केंद्रीय बल। अब देखिए केंद्र पे कौन सा बल लग रहा है, केंद्र पर तो लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ये अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या मोशन तेज हो गया, जो सर्कुलर मोशन था, जो वृत्तीय गति थी वो इतनी तेज हो गई कि धीरे धीरे अब वो स्पैंड हो रहा है, वो क्या हो रहा है, स्पैंड हो रहा है, और जिसके माध्यम से यहाँ दूसरा काम हो रहा है। और दूसरा काम कौन सा हो रहा है, अपकेंद्री बल का। कौन सा काम हो रहा है, अपकेंद्री बल का। अब अपकेंद्री बल से क्या होगा, जो इसकी परिधि होगी, ये इसकी परिधि है, ठीक है। अब जो इसकी परिधि है, इस परिधि पे क्या लग रहा है, इस परिधि पे गुरुत्वाकर्षण बल ना लगकर कौन सा, अपकेंद्री बल लग रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो यहां लग रहा है केंद्र में। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कहा इस प्रकार से जब अपकेंद्री बल परिधि के क्षेत्र पर अधिक लगता है तो ऐसी स्थिति में यहां से अलग 9 वलय अलग होते चले गए। ऐसे 9 वलय, कितने, 9 वलय, 9 रिंग्स जो है वो अलग होते चले गए, और इस प्रकार से हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति इन्होंने मानी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने इसकी उत्पत्ति मानी। तो एक नेबुला से, क्योंकि मोनिस्टिक है, हमने नाम लिखा था कांत का, तो एक पदार्थ से, एक नेबुला से, जो कि पदार्थ आद्य पदार्थ था, पीरियोडिकल मैटर था, पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन इस संसार में था, जिसका अभी हम बात करेंगे कि ये बता नहीं पाए कि पदार्थ आया कहाँ से। फिर समझ लेना, पूरी थ्योरी फिर समझा देता हूँ और लिख लेना आप। गैसीय गोला था जिसका नाम था नेबुला, गैसीय गोला। इसमें जो कण विद्यमान थे, यानी जो आद्य पदार्थ थे, वो ठंडे थे और गतिहीन थे। क्लियर, इन पदार्थों में कौन सी शक्ति उत्पन्न होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न हो गया। इसके बाद इनमें कोलिजन हुआ, ये टकराने लगे, टकराने से फ्रिक्शन हुआ। क्लियर, और फ्रिक्शन होने से हीटिंग होना शुरू होगी। और आपको मैंने बता दिया यहाँ पे कि जब हीटिंग होती है तो कण जो होते हैं वो दूर दूर जाते हैं, यानी इनमें एक फॉर्म जनरेट हो जाती है कि एक्सपेंड करते हैं ना, ये दूर दूर भागते हैं कण। और जैसे कण दूर दूर भाग रहे थे तो दो तरफ फोर्स लग रहा था, एक तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था और दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, यानी अपकेंद्रीय बल लग रहा था। ऐसी स्थिति में जब इनमें गति, सर्कुलर मोशन और अधिक तेज हो गया। अब सर्कुलर मोशन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ कॉलिजन चल रहा था, गति उत्पन्न हो रही थी, और गति उत्पन्न होने के बाद इनमें धीरे 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 जो मोशन था वो बढ़ गया, ये एक्सपेंशन होना शुरू हो गया, विस्तारित होने लग गया, और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि इसमें जो सर्कुलर मोशन था वो और तेज हो गया, यानी इसकी स्पीड और तेज हो गई। और स्पीड तेज होने के कारण परिधि पर बल लगना शुरू हो गया, कौन सा, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होने के कारण इसकी गति इतनी अधिक बढ़ गई कि धीरे धीरे इसने 9 वलय जनरेट कर दिए। और बाकी जो बचा, बाकी अंत में ये जो बचा भाग, इन 9 वलय अलग हो गए, और 9 वलय अलग होने के बाद जो अंतिम तत्व नेबुला का बचा, उससे निर्माण किसका हो गया, सूर्य का, यानी हमारे सन का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन्होंने इस थ्योरी की बात कही। अब इनकी थ्योरी की बात हो गई कंप्लीट, इन्होंने अपनी थ्योरी हाइपोथेसिस रख दी, अपनी परिकल्पना रख दी, और परिकल्पना रखने के बाद जब इनके डीमेरिट्स निकली, मतलब आलोचना इनकी हुई कि ये पदार्थ कहाँ से आया, सबसे बड़ी बात ये पदार्थ आए कहाँ से, और दूसरी फिर पदार्थ आया और आने के बाद जब हम ये बात कर रहे हैं कॉलिजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कॉलिजन हो गया। कॉलिजन होने के बाद ये जो परिधि, यानी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से ये जो इनमें मोशन हुआ, उस मोशन से 9 छल्ले ही क्यों निकले,
इस मोशन से 9 छल्ले ही क्यों निकले, 9 रिंग्स ही क्यों निकली, एक दोष इनका ये भी देखने को मिला। उसके बाद मैंने बताया था कि कोणीय वेग है ना, कोणीय वेग यानी एंगुलर मोमेंटम भी आता है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे आ गया, तो ये कुछ इनकी दोष थे जिनको ये दूर नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हम कांत को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक इन्होंने वैज्ञानिक तौर पर अपनी थ्योरी को, अपनी हाइपोथेसिस को रखा, और क्योंकि ये पहली इंपॉर्टेंट एक हाइपोथेसिस रही इसलिए सबसे पहले हमें इसको पढ़ना होता है। हालांकि ये 100% सिद्ध नहीं कर पाए बात को कि वास्तविकता में सौरमंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति वास्तविकता में इस प्रकार से हुई होगी, क्योंकि ये तो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस में उन्होंने बात कही, लेकिन कुछ ऐसे तत्व थे, कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसको ये अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो दोष कौन कौन से थे हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये बना लिया होगा आपने। अब इसके दोष की बात कर लेते हैं। वो दोष आपको लिख देने हैं एग्जाम में, और वो दोष इसी से संबंधित होंगे, ये भी क्लियर बात है हमारी। चलिए, नंबर फर्स्ट, जिसकी डीमेरिट थी वो थी नंबर 1 कि जो आद्य पदार्थ है ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आए तथा कहाँ से आए तथा यह पहले ठंडे वे गतिहीन तथा बाद में गर्म या उष्ण तथा बाद में उष्ण वे वृत्तीय गति, यानी इसको कहेंगे सर्कुलर मोमेंट, सर्कुलर मोशन। में आ गए। कैसे आए, में सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति में आ गए, में कैसे आए, इसका जवाब नहीं दे पाए। तो इनका फर्स्ट जो दोष था वो तो ये देखने को मिला। फिर उन्होंने कहा कि जो नेबुला था वो जब एक्सपेंड हो रहा था, है ना, जब वो बढ़ रहा था तो नेबुला बढ़ भी रहा था, यानी जो गैसीय गोला था वो बढ़ भी रहा था। निहारिका जो थी वो बढ़ भी रही थी, उसकी गति भी बढ़ रही थी, जबकि ये एक वैज्ञानिकता के अनुसार देखें तो ये प्रमाणित नहीं हुआ। ठीक है, तो निहारिका के विस्तारित होने से, निहारिका के विस्तारित होने से उसकी गति भी बढ़ती है, गति भी बढ़ी, जो कि वैज्ञानिकता के आधार पर वैज्ञानिकता के आधार पर सत्य साबित नहीं होती। सत्य प्रतीत नहीं होती। इज इट क्लियर? क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी वस्तु का जब आयतन बढ़ता है तो गति कम होती है, और आयतन कम होता है तो गति और अधिक होती है ना।
किसी वस्तु का आयतन जब कम होता है तो गति अधिक, आयतन अधिक होता है तो गति कम। लेकिन इन्होंने कहा कि नेबुला जो थी वो एक्सपेंड कर रही थी, नेबुला बढ़ रही थी, तो कोई बढ़ी हुई वस्तु उसमें गति भी उतनी ही अधिक, ये कैसे पॉसिबल है? इज इट क्लियर? तो कितनी 1 2 हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर कोणीय संवेग को भी रख लिया था इन्होंने, यहाँ कोणीय संवेग की भी इन्होंने बात की थी, यानी एंगुलर मोमेंट की भी इन्होंने बात की थी। इज इट क्लियर? ओके। इन्होंने एक बात कही कि कणों में टकरावट से कणों के पास आने से गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अधिक होना, लेकिन विद्वानों का कहना था ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति पहले कहाँ थी? यानी पहले तो ऐसा नहीं हुआ, ये जब सौरमंडल का निर्माण हुआ या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब ये ऐसा क्यों हुआ? ये पहले भी हो जाना चाहिए था, है ना? तो ये कुछ 3 बातें थी जो कांत की हाइपोथेसिस में दोष के रूप में मानी जाती है, जिसको ये खुद भी सिद्ध नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर? तो हमने एक थ्योरी, एक हाइपोथेसिस कंप्लीट कर ली, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, कांत की वायवीय राशि परिकल्पना, समझ लिया इसको किस प्रकार से। क्लियर हो गया? इस क्लास में आपने एक तो कांत की परिभाषा, कांत की जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, उसको समझ लिया, और दूसरा पहली क्लास जब शुरू हुई थी तो उसमें आपने पढ़ा था कि 2 प्रकार की हाइपोथेसिस होती है, एक मोनिस्टिक होती है, एक ड्यूलिस्टिक होती है। मोनिस्टिक में केवल एक तारा या एक नेबुला, एक निहारिका से सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसके विचारक बफन, कास्ते दे बफन, कांत थे, लाप्लास थे, ठीक है, रोशे थे, इन्होंने माना। जबकि एक ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस होती है जिसमें 2 तारे से या नेबुला कुछ इस तरह का हो या तारे कुछ इस प्रकार के हो, 2 पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है, जिससे सौरमंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति को हम पढ़ेंगे या आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हमने मोनिस्टिक की जो पहली हाइपोथेसिस को कंप्लीट कर लिया इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक अन्य हाइपोथेसिस की, तो मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।